महाकुंभ सनातन के धार्मिक अनुष्ठानों का महायज्ञ है। अमृत काल में लग रहे अमृत महोत्सव महाकुंभ आस्था की डुबकी लगाने के लिए 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का प्रयागराज में आने का अनुमान है, जबकि करोड़ों लोग महाकुंभ के दौरान यहां कल्पवास करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल महाकुंभ के विजन को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ 2025 में साकार कर रहे हैं। महाकुंभ 2025 में पहली बार मेले को बसाने का काम डिजिटल तरीके से किया जा रहा है। महाकुंभ भूमि एवं सुविधा आवंटन की साइट पर भूमि और सुविधाएं एक क्लिक में मिल रही है। आपको बता दें कि कुंभ 2019 में 5,500 से अधिक संस्थाओं का संपूर्ण विवरण और उनके आवंटन का डिजिटलाइजेशन भी किया गया। अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि कुंभ मेला के लिए 25 सेक्टरों में फैले 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र का लेआउट GIS आधारित नक्शे पर उपयोग करके तैयार किया गया है। दरअसल महाकुंभ की तैयारियों की नींव लगभग 2.5 साल पहले ही पड़ चुकी थी, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी लगातार जुटे रहे, जिसकी जमीन अब पूरी तरह से तैयार हो गई है। यहाँ व्यवस्था है? यहाँ व्यवस्था बहुत बढ़िया, अधिकारी लोग रातों दिन काम कर रहे हैं। हाँ। और माघ मेला में दुनिया अफवाह उड़ाती है, लेकिन अधिकारी लोग सुबह से मैं देखता हूँ कि 7 बजे आ जाते हैं। हाँ। और अभी देखिए इस समय 10 बज रहा है, अभी सारे अधिकारी बैठे हुए हैं मेला में और सब काम हो रहा है। बहुत जनता इधर उधर करती है, लेकिन अधिकारी देखिए वहाँ सब लाइन लगे हुए हैं। अधिकारी 11 बजे रात तक काम कर रहे हैं और जो भी जिसका काम होता है 2-2 अपर अधिकारी बैठाए गए हैं, सबका काम है। जनता सब परेशान नहीं है, जनता अफवाह उड़ाती है, लेकिन बहुत अच्छे काम। आपका काम? हमारा काम एक था नई ज़मीन के लिए, तो अधिकारी महोदय ने लिख के दे दिया है कि 2 तारीख को आपको मिल जाएगी, आप परेशान न होइए। अभी भी मिले हैं जा करके डायरेक्ट, उन्होंने कहा है 2 तारीख को आपको मिलेगी, आप परेशान न होइए, 2 तारीख को हमसे मिल लीजिए। जो भी जहाँ मैं स्वामी वासुदेव प्रपन्नाचार्य इस बार प्रथम महाकुंभ में मैं सुविधा और भूमि के लिए आवेदन दिया था, जो मुझे सुगमता से प्राप्त हो चुका है। मेले में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है। जितने मेरे अधिकारीगण हैं सब अच्छे से कार्य कर रहे हैं, तो कोई समस्या नहीं आ रही है। आपकी सुविधा और जो सुगमता सरलता से? जी बिल्कुल। ये जो लैंड और सुविधा अलॉटमेंट का था, वो हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम था, लैंड एंड सुविधा अलॉटमेंट सॉफ्टवेयर था। उसमें हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन आवेदन प्राप्त लिए थे सबसे। कोई कहीं भी से भी बैठ के आवेदन कर सकता है, उसको यहाँ ज़रूरत नहीं थी कि वो बार बार प्राधिकरण में आए। तो वो पेपर में ही बाकायदा, और हम लोगों ने इसका प्रॉपर एडवर्टीजमेंट कराया था और उस पर काफ़ी आवेदन पत्र प्राप्त हुए। उसमें कई क्राइटेरियाज भी हमने रखे थे कि जो विगत 4 या 5 माघ मेलों में आ रहे हैं, या 2 में आ रहे हैं, 3 में आ रहे हैं, या विगत माघ मेलों में है, तो उनको हम लोगों ने वरीयता के क्रम में उनको अलॉटमेंट किया था। इसके अलावा जो फ्रेश संस्थाएं भी थी, उनको भी हम लोगों ने देख करके अभी भी जारी है, उनको लैंड और सुविधा अलॉटमेंट किया जा रहा है बाकायदा। करीब 5,000 के आसपास संस्थाएँ थी, और इस बार हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 8,000 के से 10,000 के आसपास हम लोग सुविधा अलॉटमेंट करेंगे। पूरी तरह से जस्टिफाइड इसे है कि हम लोग ने कैड मैप पे पूरा प्लानिंग की है। ये नहीं है कि किसी को आर्बिट्रेरी ज़मीन बढ़ा दी, किसी की रोक कम कर दी या इधर उधर कर दी। वो प्रॉपर उसका डायमेंशन फिक्स है। जैसे मान लीजिए हम पिछले उपभोक्ता हैं, हमारी ज़मीन 100 बाई 100 की है, तो 100 बाई 100 मेरा राइट है, अनलेस एंड अनटिल की गंगा जी के कटान से नहीं प्रभावित हो। यदि गंगा जी के कटान से प्रभावित होता है तो उस पूरे एरिया के जो भी संस्थाएं उनका प्रोपोर्शनेट डिडक्शन करते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे गंगा जी ने कटान कर दी तो एक पर्टिकुलर संस्था है वो हमने हटा दी, उसको भी देंगे हम। कहीं हो सकता है विस्थापन करना पड़े सबको थोड़ा। हाँ, अगर ये बात आई कि अगर गंगा जी के कटान की वजह से हमें लैंड कम मिल रही है और वो वहीं पर रहना चाहते हैं, तो प्रोपोर्शनेट डिडक्शन होगा 10% या 15%, जो भी, वो सबके साथ एक समान करना पड़ता है। और अगर कोई संस्था पूरी तरह से ही चली गई मान लीजिए, तो उसको हम विस्थापित करके दूसरे सेक्टर में देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका राइट खत्म हो जाता है, तो वो उनकी ट्रांसपेरेंसी, उनकी सुविधा पर से उनकी ट्रांसपेरेंसी है जो कुछ